नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतन भी मौजूद है और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम शामिल करेंगे आपके सवालों को। अगर आपके कुछ सवाल है तो तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता रहेगा 9167329108। इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी हम मौजूद हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम हैं, उस पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। चलिए अब शो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नज़र डालते हैं बाजार पर और इस पर हम देख रहे हैं कि शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन अब शुरुआती बढ़त बाजार पूरी तरह गंवा चुका और अब लाल निशान में आ चुका है। निफ्टी दिन के निचले स्तर के पास कारोबार कर रहा है। इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी करीब 80 अंकों की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। हर एक बढ़ने वाले शेयर के सामने लगभग 2 स्टॉक्स ऐसे जो कि गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो मार्केट ब्रेथ भी अगर देखेंगे तो अब गिरने वाले स्टॉक्स की तादाद बढ़ रही है। मिड कैप, स्मॉल कैप में भी हम प्रेशर देख रहे हैं, लेकिन आईटी स्टॉक्स से आज हम देख रहे हैं कि सपोर्ट भरपूर है। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस। निफ्टी में अगर टॉप 5 गेनर्स देखेंगे तो वो आईटी स्टॉक्स ही हैं। हमने यूएस में नैस्डैक में भी देखा था, वहाँ पर भी शानदार तेज़ी थी। अपने हाइस के आसपास नैस्डैक कारोबार कर रहा है और उसी का असर आज हम देख रहे हैं कि भारतीय आईटी स्टॉक्स में भी है। अच्छी मजबूती के साथ वहाँ पर कारोबार हो रहा है। वहीं गिरने वाले शेयरों पर टाटा कंज्यूमर, यूपीएल, हीरो मोटो, ब्रिटानिया और टाइटन, ये स्टॉक्स आज कमज़ोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ये है मार्केट की चाल इस वक्त की। लेकिन हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और ऐसे में किस तरह की पोजीशन लेके जानी चाहिए, एक बार रणनीति भी समझ लेते हैं। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ सुमित मूलचंदानी जुड़ चुके हैं और विवेक अरवा भी मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सुमित, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे इस वक्त क्या बाजार पर व्यू बन रहा है आपका। शुरुआत तो अच्छी हुई थी, लेकिन अब सारी बढ़त गवा चुका है बाजार। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स आप क्या देख रहे हैं इस वक्त, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर अपना व्यू शेयर कीजिए। जी, गुड मॉर्निंग पूजा। तो 2 दिन से देखिए मार्केट गैप अप तो हुआ, कल भी गैप अप हुआ था। 18,300 को चेस करने का ट्राई किया, लेकिन हर एक फॉल को सेल के लिए यूटिलाइज किया गया है। तो मैं यहाँ पे भी अभी भी थोड़ी सी वीकनेस देख रहा हूँ। जो 2-4 सेशन पहले 18,200 स्पॉट लेवल में हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था, अब यही हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। तो बिल्कुल जब तक मार्केट 18,200 के ऊपर नहीं जा रहा, मुझे एक फ्रेश अपसाइड मोमेंटम नहीं नजर आ रहा। तो यहाँ पे अब 18,050 और 18,000 ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। आज भी आप देखिए 18,070 का एक लो लगा है और यहाँ पे अब मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होने का ट्राई कर रहा है, लेकिन अभी भी सेल ऑन राइज का रणनीति रहेगा। नीचे में 18,000 जब तक ब्रेक नहीं हो रहा तब तक आप एक बार यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इंट्राडे पोजीशंस के लिए 18,050 विल बी योर सपोर्ट एरिया। इसी तरह से बैंक निफ्टी में देखिए अभी भी वीकनेस कंपेयरिंग टू निफ्टी नहीं है, तो यहाँ पे यूटिलाइज होने का कर रहा है। 43,800 स्पॉट लेवल विल बी अ रेजिस्टेंस एंड 43,400 विल बी अ सपोर्ट लेवल फॉर द इंट्राडे। ठीक है, बाजार को लेकर ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, फटाफट आपके सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं शख्स, हमारे आज के दर्शक पहले। सर पूछिए, क्या जाना है आपको? हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। मेरे पास सर आईओबी मतलब इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर है सर, 124 शेयर। भाव आपके? तो 29 रुपए और 38 पैसे के भाव पे। 29 रुपए 38 पैसे के भाव पे। ठीक है सर, एक बार अपना पूरा नाम बताएंगे आप? शिव सिंह नाम मेरा। शिव सिंह? हाँ शिव सिंह, अच्छा ठीक है। हाँ, रेणुका शुगर के शेयर है, मतलब अपने 38 शेयर है, 48 रुपए के। ठीक है, 48 के भाव पर 38 शेयर हैं रेणुका शुगर के। आईयूबी के 124 शेयर हैं 29 रुपए 38 पैसे के भाव पर। लेकिन इनके भाव से दोनों ही शेयर 4-4 रुपए नीचे आकर फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। 24 रुपए के आसपास के भाव हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के। विवेक, पहले तो आपका बहुत स्वागत है। आप देखिए बाजार नए शिखर की तरफ जा रहा है, लेकिन आप बिल्कुल एवरेस्ट के शिखर के पास से लौटे हैं, सीधे बेस कैंप से बीएससी के पास आप आ गए हैं। पहले तो ये बताइए कि एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है और आपके व्यू में बाजार को लेकर कितना परिवर्तन हुआ पिछले 15 दिनों में? देखिए अभिषेक का धन्यवाद। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। इनफैक्ट ये एक वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, बार बार नहीं जाते हैं एवरेस्ट बेस कैंप।
तो सबको जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए, और एक उम्र के पहले करना चाहिए। आप 50 टच करो उसके पहले, ताकि आप आराम से चढ़ पाओ। हम लोग 50 के नीचे होके भी हमारी हालत खस्ता हो गई थी, लेकिन और एंड लौटने के रिजल्ट बाद मतलब बहुत। व्यू में परिवर्तन हुआ आपके बाजार को लेकर? आ, देखिए, बाजार मैं हमेशा बायस्ड था ऑन दी पॉजिटिव साइड, और मैं अभी भी बायस्ड हूँ। और मुझे लग रहा है कि ये सेकेंड हाफ एक कंसोलिडेशन में रहेगा, लेकिन एक अपवर्ड बायस के साथ। और जैसे जैसे हम लोग इलेक्शन की ओर जाएंगे अगले साल, तब बाजार में एक हलचल दिखने को मिलेगी। और वो जैसे जैसे ओपिनियन पोल्स वगैरह आना चालू होगा, तो बाजार में एक हलचल काफी देखने को मिलेगी और वॉलेटाइल रहने वाला है। अब जहां तक इनका सवाल था आईओबी का, देखिए आईओबी मुझे नहीं लगता है कि कोई परफॉर्म करने वाला है यहाँ से। सरकारी बैंक आपने एकदम टॉप में लिया हुआ है, और उसके बाद में ओवरऑल करेक्शन आया है बैंक्स में। लेकिन आईओबी में एक ही आपको एक क्या बोलते हैं, एक आप ये सोच सकते हो कि आगे चल के इसका एक प्राइवेटाइजेशन जरूर होगा। मतलब सरकार ऑलरेडी सोच रही है कि नेक्स्ट सेट ऑफ बैंक्स किसको प्राइवेटाइज किया जाए, तो उसमें आईओबी का एक नंबर आएगा, तब ये बैंक अच्छा करने वाला है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आप 23 से 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसको आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे मत एक्सपेक्ट करो। और जैसे ही ये डाइवर्समेंट की न्यूज आती है आगे चल के, वो अगले 6 महीने नहीं आएगी, पहले बोल देता हूँ, लेकिन उसके बाद में जब भी आएगी तब भी इसमें आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो या तो आपको रखना है या फिर बेच के और कुछ खरीदने का है। 23 रुपए का स्टॉप लॉस लगा। ठीक है, तो ये है राय आईओबी पर। अगला सवाल ले लेते हैं, ये फेसबुक पर हमें आया है मुंबई से ललित जी का। एलएनटी के स्टॉक्स हैं इनके पास और 400 शेयर्स इन्होंने लार्सन एंड टूब्रो के, ये काफ़ी पहले की खरीद लग रही है इनकी। इन्होंने 90 रुपये के आसपास ये स्टॉक लिया हुआ है। ये सवाल फेसबुक पर आया है, बात तो नहीं हो पाएगी, लेकिन बहुत पहले की खरीद लग रही है इनकी। एलएनटी पर शानदार मुनाफा हो रहा है इनको, और 400 पे लिया था, क्वांटिटी भी अच्छी खासी है, इस वजह से अच्छे खासे गेन पे भी ये बैठे हैं। एलएनटी में तो लगातार हम देख रहे हैं अच्छे ऑर्डर विंग की खबर है, फंडामेंटल कोई दिक्कत नहीं है, और क्लियरली इतने समय से होल्ड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, इसका इनको फ़ायदा भी भरपूर मिल रहा है एलएनटी के स्टॉक में। और इस वक्त तो देखें तो अपने हाइस के आसपास ही स्टॉक इस वक्त कारोबार भी कर रहा है। हाल फिलहाल में कुछ करेक्शन ज़रूर दिखा है स्टॉक में, बट 2100 के ऊपर ही इस वक्त ट्रेड भी कर रहा है स्टॉक। विवेक, क्या सजेस्ट करेंगे एलएनटी में? अभी थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे या फिर अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रखना चाहिए इन्हें? देखिए, करीबन 24 हो गया था, तब पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने का एक मौका था। और कभी भी ये होता है कि रिजल्ट अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं, और जब मार्केट रिजल्ट अच्छा देख लेता है उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आती है। वो बोलते हैं ना, बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज, वो वाला हाल एलएनटी का हुआ था। लेकिन इन दामों में मुझे लगता है कि ऑन एवरी डिप आपको बाई करना चाहिए। मतलब जो है आपके पास उसको तो जरूर होल्ड करो, और हर 100 रुपए के नीचे अगर ये आता है तो आपको बाई करना चाहिए। ओवरऑल रिजल्ट्स मुझे इतने खास नहीं लगे, लेकिन हाँ, क्योंकि ये कंग्लोमरेट है, कई बिजनेसेस है इसमें, तो आगे चल के ओवरऑल मुझे लगता है कि ये वापस आपको 2600 तक दिखा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो ऑन डिप्स बाई रहेगा, फिलहाल आपकी क्वांटिटी के लिए होल्ड रहेगा। और सॉलिड कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले बहुत स्ट्रांग है इंडिया में, और मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यू करेगा अगले 5 साल। एलएनटी को लेकर बुलिश टोन विवेक की तरफ से। आगे बढ़ेंगे, नागपुर से प्रशांत हमारे साथ हैं। प्रशांत नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है सर? हाँ सर, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग जी सर। मेरे पास इन्फो एज है 4600 के रेट पे 1000 शेयर, 4600 रुपए के भाव पर। ठीक है, 4600 ना कि 46। ठीक है, इसको हम करेक्ट करेंगे। 00 मिस हो गया है, लेकिन वो 46 के बाद के 0 इसलिए मैटर करते हैं वो। इसको हम करेक्ट करते हैं, फिर से ये प्लेट लेके आएंगे आपके लिए। लेकिन विवेक, आपसे राय जानना चाहेंगे। 4600 के भाव के हैं नौकरी.com के शेयर, 1000 रुपए के 1000 की क्वांटिटी है। इस वक्त जो भाव है 3800 का है, यानी कि इनके भाव से 800 रुपये नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। हाल फिलहाल हमने देखा है कि ये 3-4 सत्र तक लगातार गिरने के बाद आज थोड़ी रिकवरी के संकेत दे रहा है। आपकी सलाह क्या होगी, क्या इसको होल्ड करें अभी? देखिए, कोई भी पैरामीटर आप लगा लो, एटलीस्ट फंडामेंटली आपको दिखेगा कि स्टॉक अभी भी कॉस्टली है, गिरने के बाद भी। तो मुझे लगता है कि आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, और अगर प्रॉफिट बुक कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। और जो आगे चल के, मतलब ये एक ऐसा स्पेस हो गया है कि जहाँ पे कंपटीशन बहुत एकदम इमेंस है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट मतलब जबरदस्त तरीके से बढ़ा था, घटा था लास्ट टाइम। और
जो इनका रिसीवेबल्स होता है ना, डेटर्स टर्नओवर जो बोलते हैं, वो काफी हाई है। वो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन मुझे दिखाता है। तो ये रिकवरी हो सकता है कि एक बाइंग सॉरी सेलिंग अपॉर्चुनिटी पे यूज की जाएगी और आपको इससे बाहर निकलना ही बेटर है। ओके ठीक है, तो ये है रहा इन्फो एज पे भारी नुकसान हो रहा है और ये सलाह भी आपको दे दी गई है, निकलना ही बेहतर इस वक्त रणनीति होगी इस स्टॉक से। अगला सवाल ले लेते हैं, ये हमें फेसबुक पर ही आया है पीयूष खन्ना जी का। आदित्य बिरला कैपिटल है इनके पास, 187 शेयर्स इन्होंने 160 के आसपास लिया हुआ था, 167 के पास इन्होंने यहाँ पर बाइंग की हुई है और इस वक्त इनके जो खरीदारी का भाव है उसी के पास स्टॉक कारोबार भी कर रहा है 161 के आसपास। बट आज भी स्टॉक में गिरावट ही है करीब 2% की और पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं स्टॉक एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है। यहाँ पर आप सुमित आपसे समझना चाहेंगे क्या करें आदित्य बिरला कैपिटल में, कोई स्टॉप लॉस इन्हें सुझाएंगे? जी बिल्कुल, अगर यहाँ पे इनका नजरिया 3 से 6 महीने का कम से कम है, बिल्कुल आप स्टॉक को होल्ड कीजिए, डिप्स को भी यूटिलाइज कीजिए। अगर एक स्टॉप लॉस की तरह आप को मेंटेन करना है तो 142 का एक लेवल है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अपसाइड में अभी भी मोमेंटम बन सकता है, तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड लेवल्स कैन बी 208। तो बिल्कुल आप यहाँ पे टेक्निकली काफी अच्छा सेटअप बना हुआ है। हालांकि 2 से 4 सेशन से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे डिप्स को यूटिलाइज भी कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 142। एबी कैपिटल जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, फाइनेंशियल कारोबार को लेकर आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 4% के आसपास की गिरावट है और उसकी बड़ी वजह यह है कि सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को लेकर एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। आखिर उस कंसल्टेशन पेपर में ऐसा क्या है जिससे म्यूचुअल फंड शेयरों में आज कमजोरी दिख रही है, थोड़ी देर में इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले दर्शक को जोड़ देते हैं। कानपुर से हरविंदर सिंह हमारे साथ हैं। हरविंदर जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है सर? हरविंदर जी नमस्कार, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही। जी सर पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरे पास कहना था जो इसका जो है HDFC बैंक का जी इलाजमंद का शेयर है 1000। किस भाव पर आपने लिए हैं? हाँ जी, ये 10 रुपए का है। 10 रुपए प्रति शेयर के भाव के 100 शेयर से हमारे पास 1000 के 10 रुपए के हिसाब से, और उसके जो है 1000 हो गए। सर ये बताइए टोटल अभी आपके पास डीमेट में कितने शेयर हैं? 1000 है। 1000। कॉस्ट उनकी क्या पड़ी आपको? 1 रुपए? 1 रुपए के हिसाब से 1 रुपए? हाँ जी, ताज्जुब है, मतलब पहले 100 थे, 100 के फिर में जो है 500 रुपए, 500 के फिर 1000 हो गए। आपकी एज क्या है हरविंदर जी? हाँ जी, आपकी उम्र क्या होगी? उम्र हमारी जो है 70 ईयर है। 70 ईयर। हाँ जी, ठीक है, काफ़ी पुरानी होल्डिंग है और कमाल की बात है कि HDFC बैंक 1 रुपए, मतलब यकीन ना हो। पहले तो शक यही जाए कि शायद कुछ हमसे गलती हो गई या फिर सामने वाले ने जब टाइप करके हमें मैसेज भेजा तो उससे कुछ गलती हो गई, लेकिन ये गलती नहीं है। ये बिल्कुल सही प्राइस आप देख रहे हैं, इसी प्राइस पर इनको मिले हैं और 16,32,100 रुपये का प्रॉफिट इन 1000 शेयरों पर हो रहा है हरविंदर जी को। इनकी एज है 70 साल की। पहले तो आपको हरविंदर जी बहुत बधाई, शुभकामनाएं भी। बाजार में ऐसे कोहिनूर तलाशना और उसमें निवेशित रहना, समय देना, ये धैर्य की परीक्षा भी करता है बाजार, और आप उसमें न सिर्फ सफल रहे बल्कि पूरे कहते हैं ना कि डिस्टिंक्शन लेकर आप पास हुए हैं। विवेक आप जरा राय दीजिए। अब तो 1 रुपए का भाव है तो आप बड़ा मुश्किल रहता है ऐसे में राय देना भी, लेकिन फिर भी आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं अभिषेक, राय देना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा इसमें देखिए, अगर ये एक यंग इन्वेस्टर होते तो मैं बोलता कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए वेट करो, और ये जाएगा आपको 1800 भी वापस दिखाएगा और 2000 भी दिखाएगा आफ्टर जो मर्जर होने का है। अब इनको तो मैं ये सलाह दूंगा कि 70 साल के आप हो गए, आपको मैं लॉन्ग टर्म की सलाह दे नहीं सकता। ये नहीं बोल सकता कि अगले 10 साल रखो, 20 साल रखो। और ऐसा है कि अगर आपको इन शेयर्स की जरूरत नहीं है, इस पैसे को बचा के रखने की जरूरत नहीं है, तो एटलीस्ट लाइफ एंजॉय करो। कहीं ना कहीं जैसे भी ये बढ़ता है उस टाइम प्रॉफिट बुक करो और कहीं ना कहीं घूमने जाओ, एंजॉय करो लाइफ इस उम्र में। तो लॉन्ग टर्म की तो सलाह मैं नहीं दे सकता, लेकिन हाँ कंपनी अच्छी है, यंग इन्वेस्टर्स डेफिनेटली इसको होल्ड कर सकते हैं। ये है कि सर देखिए, बैंक में इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रांग है और दिग्गज है, अपने सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। अगर हम निजी बैंकों की बात करें
तो सब कुछ ठीक है। अब आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आपकी इच्छा क्या है। अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर लीजिए, आप चाहते हैं इसको बेचना तो वो भी आप कर सकते हैं, लिक्विडेट करके आपकी जो ज़रूरतें हैं आप उसको पूरा कर लीजिए, या फिर जो आपकी मर्जी है वो कर लीजिए। लेकिन निश्चित तौर पर भविष्य को लेकर बैंक की कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ से भी ग्रोथ की काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल इसमें निश्चित तौर पर है। आगे बढ़ेंगे, सूरत से हरीश कुमार हमारे साथ हैं। हरीश जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है सर? हेलो जी हरीश जी, पूछिए अपना सवाल। वो मेरे पास MCX का शेयर है, 50 शेयर 1400 के भाव से लिया हुआ, तो क्या करें? MCX 1400 के भाव के हैं 50 शेयर। आपने ये कब लिए? 1 महीना हो गया। महीने भर पहले MCX, ठीक है। अब इस पर जरा राय, हम इस पर टेक्निकल एक पहले व्यू ले लेते हैं कि इसमें करना क्या चाहिए। सुमित, MCX हमने देखा कि इस पिछले साल भर में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी तो नहीं कहेंगे बट एक रेंज में रहा है और ज़्यादा हमने एक्शन देखा नहीं है। लेकिन 2021 बड़ा शानदार इनके लिए साबित हुआ था, तमाम जो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हैं। MCX में यहाँ से आप किस तरह की चाल देख रहे हैं, आप ये बताइए। देखिए, अगर बात करें पिछले 2 से 3 महीने के चार्ट्स की, तो यहाँ पे डाउनफॉल आया है, हर एक राइज को सेल किया गया है। टेक्निकली ट्रेंड लाइंस पे बार बार इसको रिजेक्शन मिला है और अगर आप देखेंगे तो 10 एक सेशन पहले काफी एक अच्छी गिरावट आई थी, एक दिन में करीबन 8% का फॉल आया था। अब वो फॉल के बाद भी देखिए फॉलोअप अभी भी मिल रहा है, तो टेक्निकली मुझे अभी भी वीक लग रहा है। अगर इनको रखना है तो फिर एक 1300 के स्टॉप लॉस से आप स्ट्रिक्टली खड़े रहिए। 1300 कहीं ना कहीं सपोर्ट और एक बाउंस बैक एरिया बन सकता है, तो वहां पे एक एवरेज कीजिए। जबकि एवरेज करना गिरते शेयर को हम सलाह नहीं देंगे, लेकिन क्योंकि इनकी एवरेज ऊपर 1400 है, अभी 1340 का रेट है, तो एक छोटा सा अटेम्प्ट ट्राई कर सकते हैं 1280 के स्टॉप लॉस से। अगर वहां से रिवर्सल हो रहा है तो 1530 के करीबन तक एक बार स्टॉक बाउंस कर सकता है। अदरवाइज 1300 के नीचे क्लोजिंग आ जाए 2 दिन के लिए तो बिल्कुल आप अपना लॉस यहाँ पे बुक कर लीजिए, हमारी सलाह रहेगी। ठीक है, तो ये है राय MCX पर 1300 का स्टॉप लॉस लगाकर आप बने रह सकते हैं इस शेयर में। अगला सवाल हमें आया है ट्विटर पर, वडोदरा से राजेंद्र बलानी जी का सवाल है और इनके पास है संवर्धना मदरसन। क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ली हुई है, 30,000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं इस कंपनी के और 96 रुपये के भाव पर। ये गिरावट में इन्होंने इस स्टॉक में एंट्री लेने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से भी कुछ फ़ायदा हुआ नहीं और स्टॉक में लगातार हम देख रहे हैं कि एक डाउन ट्रेंड ही बना हुआ है और भारी नुकसान हो रहा है इनको इस स्टॉक में। अभी इस वक्त तो 76 के आसपास कारोबार कर रहा है, लेकिन नुकसान हैवी है इस वक्त। विवेक जी क्या सजेस्ट करेंगे? नुकसान तो काफी हो चुका है, अब इसकी भरपाई कैसे करें? देखिए, इनफैक्ट इनका काफी नुकसान रिकवर हो गया पूजा। थोड़े दिन पहले 64-65 चला गया था और आज के दिन 78 तक आ गया है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है करीबन 84-85 तक। वहां पे इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब कंपनी पे मैं बहुत पॉजिटिव नहीं हूँ। ओवरऑल ऑटो एंसिलरी पे मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन इस कंपनी पे मैं इसके लिए पॉजिटिव नहीं हूँ। एक तो ये करीबन 53,000 करोड़ का मार्केट कैप की कंपनी है, तो उस इतना अगर मार्केट कैप है तो इसमें आप सोच लो कि कितना प्रॉफिट दिखाए तब जाके आपको अच्छा EPS दिखे और कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाए। वो नहीं होने वाला है। लास्ट टाइम इसका प्रॉफिट करीबन मतलब एबिट था करीबन 1500-1600 करोड़ के बीच में, तो वो जस्टिफाई नहीं करता है ऐसे वैल्यूएशंस के लिए। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि 84-85 जाएगा तो आपको निकल जाना चाहिए और इस कंपनी को अवॉइड करो ही तो बेटर है। ओवरऑल फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, लेकिन जो नंबर्स है वो स्टैक्ड अप ऐसे हैं कि ऊपर लेके नहीं जाएंगे। ये यस बैंक की हालत जैसी है वैसी हालत लगती है मुझे इसकी। संवर्धन मदरसन लॉस है और हालांकि काफ़ी बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है ग्लोबल, अगर हम ऑटोमोबाइल एंसिलरी स्पेस की बात करें तो, लेकिन वो उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाई है संवर्धन मदरसन, ये दिक्कत रही है। आगे बढ़ेंगे, फेसबुक से सवाल लेंगे। सतीश जी ने अपना सवाल भेजा है, इनके पास है टाइक इंडस्ट्रीज, थोड़ा सा कम सुना हुआ नाम है ये, इसके 110 शेयर हैं 195 रुपये के भाव पर। विवेक आप ही राय दीजिए, हालांकि बहुत चर्चा में नहीं आया है, लेकिन जो जानकारी है इसके बारे में है वो ये कि हालांकि देखिए 200-225 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, API बनाने वाली ये कंपनी है, उसके कारोबार में है। ये साल खास तौर से इनके लिए अच्छा रहा है क्योंकि ईयर टू डेट यानी कि जनवरी से लेकर अब तक ये शेयर करीब 65% चढ़ चुका है और अब 211 के भाव पर ये ट्रेड कर रहा है।
195 की खरीद है, इनके भाव से ऊपर आ गया है। क्या सलाह होगी आप इसको, जहां तक मेरा अंदाजा है, आप भी शायद आपने सुना नहीं होगा इसके बारे में। नहीं अभिषेक, एक्चुअली मैंने भी नहीं सुना, लेकिन जैसे आप बात कर रहे थे उस वक्त मैं देख रहा था कंपनी के बारे में। और ऐसी कंपनीज ऐसी होती है जो रूमर बेस्ड बाइंग होती है या फिर 1-to-1 डिस्कशंस में होता है ना। समझ लिया आप और मैं अलग से डिस्कस कर रहे हैं कि ले लेना का क्या, आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, ऐसी कंपनी में ये शामिल होती है। ये यहाँ पे बैठ के पब्लिक रिकमेंडेशन देने लायक कंपनी नहीं है, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है। खाली 200 करोड़ का मार्केट कैप है। इनफैक्ट अपने शोज पे जितने दिग्गज लोग आते हैं, वो कई लोग तो सिंगल हैंडेडली इसको चला सकते हैं, इतना सा मार्केट कैप है इसका। तो ऐसी कंपनीज में रिस्क लेना बहुत डेंजरस हो सकता है, अनलेस एंड अदरवाइज यू नो मैनेजमेंट रियली पर्सनली, और कि आपको पता है कि कंपनी सही में चाल कर रहा है और मैनेजमेंट इन्वेस्टर फ्रेंडली हो। ओवरऑल सिर्फ इसमें एक पॉजिटिव ये दिख रहा है कि कंपनी में डेट नहीं है। तो डेट नहीं होने के कारण ठीक है, हो सकता है कि अगर जैसे मैंने कहा आपको मालूम है अंदरूनी इंफॉर्मेशन तो आप होल्ड कीजिए, नहीं तो सही में यही सलाह रहेगी कि आप एकदम मतलब एक 12 इंच के पोल का डिस्टेंस बना के चलो ऐसी कंपनी से। एग्जिट करा देते हैं ना आप, शेयर बताइए, इनको एग्जिट करा देते हैं, आपकी सलाह मानेंगे सर ये? तो डेफिनेटली मैं तो एग्जिट कर लूं। अगर जैसे मैंने कहा मुझे अगर पर्सनली कंपनी के नहीं बारे में नहीं मालूम है तो मैं तो नहीं रिस्क लूंगा ऐसी कंपनी में, क्योंकि एक बार इसमें अटकना आसान है, घुसना आसान है, निकलना आसान नहीं होता है ऐसी कंपनीज में जनरली। तो आपको फिर भी आपके भाव से ऊपर है, शुक्र मनाइए, बेहतर होगा इससे आप निकल जाइए और बेहतर कंपनियां देखिए। अगर आपको एपीआई में रहना है, ये बिजनेस पसंद है, फार्मा में अगर पसंद है आपको, तो आपको तमाम 50 ऑप्शन मिलेंगे बढ़िया चॉइस बनाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, नैनीताल से राहुल सिंह का सवाल लेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर है। राहुल नमस्कार, आप क्या जानना है आपको? एक्चुअली सर मेरे पास 3 शेयर्स हैं, मुझे 3 शेयर पे एक्चुअली राय चाहिए थी जी। एक मेरे पास अपोलो टायर है, मुझे 76 की मेरी बाय है, 300 शेयर हैं। जीएसएफसी मेरे पास 500 शेयर हैं, 179 की बाइंग है। और एक बैंक ऑफ इंडिया मेरे पास है जो 84 की मेरी बाइंग है। तो अभी इन तीनों शेयर में क्या करना चाहिए? ठीक है, अपोलो टायर से शुरुआत कर लेते हैं। राहुल जी आप फोन लाइन पे बने रहिए, थोड़ा सा आपको समय देना होगा क्योंकि इस बारे में हम राय लेते हैं। अपोलो टायर से शुरुआत कर लेते हैं। हाल फिलहाल हमने देखा था कि टायर स्टॉक्स ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन उसकी वजह यह है कि क्रूड सस्ता हुआ है और इसके क्रूड के डेरिवेटिव्स का ये कंपनी इस्तेमाल करती है। रॉ मटेरियल में एक बड़ा हिस्सा होता है कच्चे तेल का। तो टायर स्टॉक्स चले हैं, अपोलो टायर में भी हमने तेज़ी देखी। इनकी भाव जो है 76 रुपये अपने भाव मेंशन किया। सर आपने अपोलो टायर का क्या भाव मेंशन किया राहुल जी? 376 का भाव है सर। 376 का, ठीक है, 376 का है, तो इनके भाव से करीब 10 रुपये नीचे है। इसके बारे में सुमित आप जरा राय दीजिए, अपोलो टायर्स आगे चलने की गुंजाइश है क्या? क्या डिप्स पर ऐड करें या फिर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हो गई है और अब नई तेज़ी के लिए थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा? ये बिल्कुल देखेंगे तो टेक्निकली स्टॉक ओवरसोल्ड हुआ था, वहां से एक छोटा सा गैप डाउन मिला था और अब स्टॉक पिछले 8 दिन से कंसोलिडेशन मोड में। अब पहली चीज है कि इनका नजरिया कितने टाइम तक का है। तो अगर किसी का शॉर्ट टर्म व्यू है, दैट मींस विद इन 1 मंथ और समथिंग, तो यहाँ पे आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खड़े रहिए। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस का सजेशन दूंगा अराउंड 357 का। तो 357 के नीचे अगर क्लोजिंग आ रहा है तो डिप्स और बढ़ सकती है और नीचे में टारगेट बन सकता है 326 का। लेकिन अगर नजरिया इनका बहुत ज्यादा है, 3 से 6 महीने का नजरिया है, तो मैं बोलूंगा कि 340 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और अपसाइड में स्टॉक का पोटेंशियल है 400-410 के जाने का। तो पहली चीज कितने टाइम का इनका होल्डिंग है। अपोलो टायर पर ये व्यू, लेकिन जीएसएफसी जिसकी की बाइंग प्राइस है इनकी 179 रुपये की, इनके भाव से ये भी 10-12 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। जीएसएफसी, विवेक आप इस पर राय दीजिए। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में हम देखते हैं कि रह के एक समय आता है कि तेज़ी होती है और इस साल की शुरुआत में या फिर 2022 के अंत में हमने एक बड़ी तेज़ी देखी भी थी। अभी आपका व्यू क्या कहता है, चूँकि अब आगे मानसून सीज़न आएगा, खरीफ की बुआई शुरू होगी, क्या अभी समय देना चाहिए थोड़ा सा? देखिए डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए एटलीस्ट 200 के टारगेट के लिए। 2 या 3 कारण मैं बताता हूँ। एक तो जैसे आपने कहा हर एक सीजनल न्यूज आती है इसमें, और पर्टिकुलरली बजट के वक्त। अब इस बार अगले साल इलेक्शन है तो फर्टिलाइजर स्पेस है, फार्मर स्पेस है, इस पे सरकार का फोकस आगे चल के रहेगा।
दूसरा, अगर मानसून अच्छा रहता है तो ये कंपनी बेनिफिट करेगी। तीसरा कारण ये है कि अभी गुजरात बेस्ड कंपनीज में हमने न्यूज देखी थी कि जो डिविडेंड पॉलिसी वगैरह है वो गुजरात सरकार ने चेंजेस लेके आए हैं वो लोग, और इस कारण ना ये स्टॉक को सपोर्ट मिलेगा। सारे गुजरात बेस्ड कंपनीज जो लिस्टेड कंपनीज है उनको सपोर्ट मिलेगा। और वैल्यूएशन वाइज भी आप अगर देखो तो जीरो डेट कंपनी है, कंपनी ठीक कर रही है, और मुझे लग रहा है कि 200 तक जा सकता है। तो डेफिनेटली एक होल्ड भी रहेगा, किसी को अगर बाई करना हो तो श्योरली बाई भी कर सकते हैं। ठीक है, GSFC आप खरीद भी सकते हैं, लेकिन एक क्विक राय दीजिए विवेक, बैंक ऑफ इंडिया को लेकर हम देख रहे हैं कि ये शेयर 90 रुपए के आसपास से फिसल के 75 रुपए के आसपास का हो गया, और इनकी जो बाइंग प्राइस है वो है 84 रुपए के आसपास की। यहां पर क्या इसमें भी एवरेजिंग करने की सलाह देंगे आप? देखिए, इन बैंक्स का मतलब बैंक वैल्यूएशन वाइज आप अगर देखो तो सस्ता है, और PSU बैंकिंग स्पेस पे ओवरऑल मैं बुलिश हूँ, लेकिन एब्सोल्यूट लॉन्गर टर्म के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये नहीं परफॉर्म करने वाले हैं। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले IOB के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, क्या है कि ये भी एक डाइवर्समेंट कैंडिडेट या फिर मर्जर कैंडिडेट रहेगा आगे चल के, लेकिन अब ये नहीं होगा अगले मई जून तक, क्योंकि इलेक्शंस वापस आने वाले हैं। तो ये एक स्पेस के अंदर रहेगा, दायरे में रहेगा। हो सकता है कि नीचे की तरफ 65 रुपया और ऊपर की तरफ 80 रुपया, इस रेंज में ये घूम सकता है। अनलिमिटेड या मतलब एकदम एक रैली दिख जाए, वैसा कुछ सिनेरियो मुझे आज के दिन नहीं दिखता है PSU बैंकिंग स्पेस में। तो आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा एटलीस्ट 1 साल के लिए। लेकिन वैल्यूएशन सस्ता है क्या? डेफिनेटली सस्ता है, आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन आप में अगर पेशेंस नहीं है तो इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं करने के बजाय इसको बेच के और कोई शेयर में इन्वेस्ट करो तो एटलीस्ट आपको रिकवरी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया को लेकर ये व्यू। लेकिन एक खबर आपकी स्क्रीन पर आ रही है कि जी एंटरटेनमेंट को लेकर NCLT ने, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने IDBI बैंक की इंसॉल्वेंसी की याचिका खारिज कर दी है। और ये मामला दरअसल पिछले साल दिसंबर में IDBI बैंक NCLT गया था और जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ इंसॉल्वेंसी यानी कि दिवालियेपन की कार्रवाई को शुरू करने की अपनी अपील की थी, और वो याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। दरअसल IDBI बैंक का जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज पर करीब 150 करोड़ रुपए के आसपास का बकाया है, और उसकी रिकवरी को लेकर ही अब बैंक ने NCLT अप्रोच किया था। लेकिन अभी मर्जर की कोशिशें हो रही हैं, चीज़ें अभी ट्रैक पर दिख रही हैं। फिलहाल जी का और सोनी के जो मर्जर की बातचीत चल रही है, अभी क्या वजह बताई है NCLT ने इसको खारिज करने की वो सामने नहीं आया। लेकिन ये ज़रूर आया है कि इंसॉल्वेंसी की याचिका खारिज हो गई है। शेयर में हम 1% के आसपास की तेज़ी देख रहे हैं। 150 रुपये के बकाये का मामला था, और पिछले साल दिसंबर में ये सेक्शन 7 के तहत इंसॉल्वेंसी की याचिका दी थी, और ये अब खारिज कर दी गई है। तो निश्चित तौर पर जी एंटरटेनमेंट के लिए एक राहत की खबर ये कही जा सकती है। थोड़ी सी और बढ़ गई है, 18,100 के भी नीचे जाकर ट्रेड कर रहा है निफ्टी। और सेंसेक्स की बात करें तो वहाँ पर 73 अंकों के आसपास की हल्की सी ही गिरावट है। निफ्टी बैंक है 125 अंक नीचे, और आज हम देख रहे हैं कि बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले गिरने वाले शेयरों की जो तादाद है, जो संख्या है, वो ज़्यादा है। आज सिर्फ और सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि IT स्टॉक्स भी अगर कमज़ोर होते, हालांकि IT स्टॉक्स जो हैं अमेरिका से संकेत ले रहे हैं, अगर ये कमज़ोर होते तो बाजार और ज़्यादा नीचे होता, क्योंकि टेक महिंद्रा, ICL टेक, इन्फोसिस, विप्रो, TCS, ये तमाम शेयर आज न सिर्फ निफ्टी के टॉप गेनर है, बल्कि यहाँ पर आधे % से लेकर 2% के आसपास की तेज़ी भी देखने को मिल रही है। और टाटा मोटर्स भी आज 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आज निफ्टी बैंक से सपोर्ट बाजार के लिए नहीं है, मेटल से कमज़ोरी है, ऑटो स्टॉक्स और कुछ कंज्यूमर स्टॉक्स ये भी बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा जान लेते हैं कि क्या है आज कमोडिटी की ABCD में खास। विश्वमोहन है हमारे साथ। विश्वमोहन बताइए, आज का टॉपिक क्या है, क्या समझाने आए हैं आप आज? देखिए, आज चीनी की MSP के बारे में कुछ बातें करेंगे, क्योंकि नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज है, उनकी लगातार डिमांड है कि MSP में पिछले 6 सालों में जो MSP शुरू की गई थी शुगर की, उसमें से सिर्फ एक बार 2019 में बढ़ाई गई थी। FRP साल दर साल लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये पॉलिटिकली कमोडिटी भी है गन्ना, और गन्ना किसानों के पेमेंट के लिए उनको किस तरह से भुगतान मिलना चाहिए, तो FRP तो तय होती है, क्या फेयर प्राइस होना चाहिए उनके लिए, लेकिन MSP उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। इससे नुकसान मिलों को ये हो रहा है, एक तो उनको जो मिल को जो लोन मिलता है
ना एमएसपी के आधार पर मिलता है, भाव भले ही कुछ भी हो, बाजार भाव कुछ भी हो, तो उनको क्रेडिट लिमिट में दिक्कत हो जाती है, एमएसपी के आधार पर उन्हें लोन दिया जाता है। दूसरा दिक्कत ये हो रही है कि किसानों को जो भुगतान किया जाता है इनकी कुल लागत में ना 96% सिर्फ एफआरपी के ही कॉस्ट में चला जाता है, बाकी ऑपरेशनल कॉस्ट होते हैं, लगातार उनके खर्च भी बढ़ रहे हैं, तो वो नहीं बढ़ाया जा रहा है, ये इनके साथ दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर आधार ये दिया जा रहा है कि 7.25% के रिकवरी के आधार पर एफआरपी को तय तो किया जाता है, लेकिन उससे फायदा यहाँ पर मिलों को नहीं हो पा रहा है। तो मिलों की मांग है कि जल्द से जल्द इस एमएसपी को भी बढ़ाया जाए। और सीएससीपी की जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में भी कहा गया था कि एफआरपी को और एमएसपी को दोनों को लिंक कर दिया जाए और साथ साथ दोनों बढ़े, लेकिन पिछले 6 सालों में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है और लगातार 255 का एफआरपी बढ़कर 305 हो चुका है और फिर इस बार बढ़ने की संभावना है, लेकिन एमएसपी 31 की 31 ही है और इसे बढ़ाकर 37 से 38 की जाए, ताकि जो उनका कॉस्ट जो एफआरपी के लिए जाए वो सिर्फ 75% जाए, बाकी उनके ऑपरेशनल खर्च के लिए भी कुछ बचे। अभी तक 96% तक जा रही है। जी ठीक है, चीनी की एमएसपी बढ़ाने की मांग चल रही है, आखिर उसके पीछे दलील क्या है, तर्क क्या है, ये भी विश्वभर ने आपके सामने रख दिया है। आगे बढ़ेंगे, कैलाश जी हमारे साथ हैं इंदौर से फोन लाइन पर। कैलाश जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है सर? अच्छा ठीक है, उनका सवाल ले लेते हैं, फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ नहीं पा रहे हैं कैलाश जी। ग्रेन्यूल्स के शेयर इनके पास है 120 की संख्या में 305 रुपए के भाव पर। विवेक आपसे राय जाना चाहेंगे, ग्रेन्यूल्स इनके भाव से करीब करीब आप देखिए 27 रुपए नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, क्या सलाह होगी आपको? निवेशित रहें, समय दें, इनको फायदा हो सकता है? देखिए फंडामेंटली एक्चुअली अभिषेक कंपनी बढ़िया है, लेकिन जो ओवरऑल फार्मा स्पेस में हो रहा था, एक स्टैग्नेशन जो चल रहा था, उस चक्कर में ये स्टॉक भी एक स्टैग्नेशन में ही चल रहा है पिछले कुछ टाइम से। मुझे लगता है कि लेकिन आगे चल के इसमें एक टर्न अराउंड होने का पूरा चांसेस है और ये वापस आपको 300 के ऊपर दिखा सकता है। आपका जो 305 प्राइस है, मुझे उम्मीद है कि वापस आ जाएगी। वैल्यूएशन कम है, पी आज इसका देखो तो करीबन 13-14 के बीच में है और प्राइस टू बुक भी अगर देखो तो करीबन 2.43 है, जो काफी रीजनेबल है फार्मा स्पेस के लिए। तो फार्मा यहाँ से एक अपट्रेंड दिखा सकता है, तो इसके लिए आपको होल्ड की सलाह रहेगी और आपको 305 वापस मिल जाएगा। आपके भाव आ जाएंगे, समय दीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ग्रेन्यूल्स को लेकर विवेक की राय। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड चलाने वाली जो कंपनीज हैं, एएमसीज जिन्हें हम जानते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, वहाँ पर आज कमजोरी है। आप उठा के देख लीजिए, एचडीएफसी एएमसी ये शेयर कमजोर है, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी ये शेयर आपको कमजोर दिखेगा, थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। एबी कैपिटल जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के फाइनेंशियल कारोबार की होल्डिंग कंपनी है, वहाँ पर भी हमने शुरुआत में 4% की कमजोरी देखी, थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। लेकिन म्यूचुअल फंड शेयर आज जो कमजोर हो रहे हैं उसके पीछे वजह है कि सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इस कंसल्टेशन पेपर में ऐसा क्या है जो म्यूचुअल फंड्स को चिंता सता रही है इसकी, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद बताइए, क्या है इस कंसल्टेशन पेपर में और क्यों आखिर आज शेयर टूट रहे हैं, जरा ये समझाइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सेबी की कंसल्टेशन पेपर है और अभी जो है 1 जून तक जो है ये सारे स्टेक होल्डर से जो है उनके ओपिनियन लेने वाले। और हमने जो 18 हाउस स्वदेश में ऑलरेडी 4 मई को कहा था कि रेगुलेटरी की जो है चेंजेस की बात हो रही है, लेकिन ओवरऑल बता देता हूं मैं कि जो म्यूचुअल फंड के जो यूनिफॉर्म टोटल एक्सपेंस रेशियो है, इसके ऊपर ये टोटल जो है कंसल्टेशन पेपर आया है। और इसके अलावा जो है इस पेपर में कहा गया कि जो एग्जिट लोड होती है वो भी घट सकती है, 5% से घट के 2% हो जाती है। B30 शेयर, जो टॉप 30 शेयर्स के अलावा का जो इंडस्ट्री होता है, उन B30 शेयर्स में जो है थोड़ी सी आप रिलीफ देखने मिल सकती है कमीशन वाइज। और इसके अलावा याद रखिए, जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो एग्जिट लोड है उसमें भी जो है कम देखने मिल सकता है। लेकिन क्या है TER, जिस टोटल एक्सपेंस रेशियो, उस पर हम फोकस करेंगे। तो ऑफकोर्स ये म्यूचुअल फंड के लिए इसको कहते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो। इसका मतलब जितना भी टोटल एडमिन कॉस्ट होता है, ये सारे चीज़ को जो है TER में जो है इस रेशियो में दिया जाता है। लेकिन अब इस स्कीम के मुताबिक जो है सेबी चाहती है कि ये नंबर्स जो है इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो निवेशक के लिए हो वो थोड़े कम हो जाए। पर TER की जो सेबी की सोच है, इस पे उन्होंने कहा है कि जो ओवरऑल अधिकतम खर्च होते हैं उसको जो है ओवर आग करके कंप्लीट रखे और उसके ऊपर ना खर्च हो। तो उस पे जो है अभी बातचीत चल रही है, कंसल्टेशन पेपर हो रहा है। लेकिन TER सीमा के ऊपर कौन से खर्चे होते हैं? 4 अहम खर्चे होते हैं जो टोटल एक्सपेंस रेशियो के ऊपर होते हैं, उसको हम लोग लाते हैं स्क्रीन पे। तो वहाँ पे सबसे पहला आता है आपका ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन कॉस्ट।
इसके अलावा आप देखेंगे तो B30 शेयर के जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो अतिरिक्त कमीशन होते हैं वो भी इंक्लूडेड होता है इस सिस्टम में, और तीसरा होता है GST कॉस्ट, और चौथा होता है एग्जिट लोड जो लगता है TR के ऊपर। तो ये 4 एक्सट्रीम कॉस्ट होते हैं जो TR के ऊपर लगते हैं। लेकिन B30 शेयर्स में उनमें क्या रिलीफ देखने मिल रहा है, तो उसमें ये रिलीफ है कि जो टॉप 30 शेयर्स के बाहर की जो सिटीज़ हैं वहाँ पे छूट देखने मिल सकता है। जो डीलर्स जो कमीशन कमा रहे हैं वो उनको नए अकाउंट्स में जो नए पैन कार्ड हैं उनमें देखने मिल सकती है। लेकिन सेबी का क्या ये सुझाव है, इस पे भी हम फोकस करेंगे और यहाँ पे AMC डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन पॉलिसी में बदलाव करें, B30 सिटीज़ में और एक्सपेंशन हो, और ऑफ कोर्स फाइनेंशियल इंक्लूजन और वुमेन इन्वेस्टर्स उस पर भी फोकस रहे। लेकिन ये रेगुलेटर और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्लान में क्या फ़र्क होता है, तो इसमें जो ओवरऑल फ़र्क होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का। और एग्जिट लोड्स पे जो है सेबी ने भी प्रस्ताव दिया है कि उसको निकलने के बाद जो है जो ओपन एंडेड स्कीम है वो सिर्फ 2% तक रह सकती है। तो ये एक टाइप से कह सकते हैं एक बैरियर लगा है। लेकिन अगर ओवरऑल देश के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो 40 से ऊपर फंड हाउसेज है और 40 लाख करोड़ जो सबसे रीसेंट एम्फी का डेटा है उसको लेकर। और आज आपने बात कही थी कि स्टॉक्स में गिरावट देखने मिली AMC स्टॉक्स में, क्योंकि उसमें जो है एक आप कह सकते हैं इक्विटी रेवेन्यू में इम्पैक्ट पड़ सकता है, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट HDFC AMC को पड़ सकता है, जहाँ पे उनके इक्विटी रेवेन्यू लगभग 17% जो है गिरावट देखने मिल सकती है। लेकिन निप्पॉन, UTI, ABCL इसमें भी इम्पैक्ट ज़रूर देखने मिल सकता है। लेकिन अब देखें यहाँ पे तो इम्पैक्ट थोड़ी सी कम लेवल्स देखने मिल रही है, लेकिन जो हायर इम्पैक्ट है वो HDFC AMC के लिए है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो HDFC AMC की आय पर इससे असर पड़ सकता है इक्विटी सेगमेंट से होने वाली, और उसके चलते हमने देखा था शुरुआत में HDFC AMC के शेयर पर ही गिरावट ज़्यादा दिख रही थी। थोड़े उभरने की कोशिश ये ज़रूर कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले ज़रा एक व्यू आपसे लेना चाहेंगे विवेक। ये निश्चित तौर पर अभी तो डिस्कशन पेपर ही है, लेकिन चूंकि सेबी की तरफ से आया है तो ये मान लेना चाहिए कि शायद इसके ज़्यादातर जो सिफारिशें या फिर जो सुझाव कह लें उसको मान भी लिया जाएगा, इसको लागू भी किया जाएगा आने वाले समय में। आपने क्या स्टडी किया, इसको क्या सलाह देंगे, और किसी के पास अगर ये म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स हों तो आपकी क्या राय होगी? अभिषेक, पिछले 20 साल से मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, और ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलमोस्ट हर 2-3 साल में एक कोई ना कोई मेजर पॉलिसी चेंजेस होता है, और उसके बावजूद हम लोग 20 साल से सर्वाइव कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो जब भी अगर वापस 20 साल में अगर मैं बात करूं, जब भी कंसल्टेशन पेपर आया, ये समझ लीजिए कि वो फाइनल पेपर है। वो एक का 2 पॉइंट यहाँ वहां हो सकता है कि मॉडिफिकेशन हो जाए, लेकिन ओवरऑल इसी थीम पे ये जो फाइनल रेगुलेशन आएगा इसी पे आएगा। अब सबसे दिक्कत की बात ये है कि एक तरफ तो हमको इक्विटी कल्चर बढ़ाना है और रूरल साइड में लेके जाना है, और दूसरी साइड में ये है कि सबसे कम जो प्राइसिंग है आज के दिन म्यूचुअल फंड्स का वो इंडिया में है, वर्ल्ड ओवर। आप अगर रिसर्च करके देखो तो दिखेगा कि सबसे सस्ता अपना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडिया में है, और इसको आप और कम करते जाओगे तो ये मतलब एक साइड में बढ़ाना भी है, एक साइड में वैल्यूएशन कम पे दे, तो ये लॉन्गर टर्म प्ले है और वॉल्यूम गेम है। ये कंपनीज एक सेंटीमेंट के लिए नीचे जाएगी, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगले 2-3 साल में देखोगे तो वापस बैक टू नॉर्मलसी वापस आ जाएंगे। तो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ऐसे कई बार देखे हैं मैंने। ठीक है, तो ज़्यादा असर नहीं होगा। बिल्कुल विवेक नहीं सही कहा कि जैसे जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन होता जाएगा, जो कि सरकार का गोल भी है, लक्ष्य भी है, और कहीं ना कहीं ये कंसल्टेशन पेपर जो आया है इसके पीछे सरकार के मकसद भी यही है कि थोड़ी सी पारदर्शिता लाई जाए, कॉस्ट को लेकर ज़्यादा उलझने ना हो अगर कोई म्यूचुअल फंड लेने जाता है तो, और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये चीज़ें की जाएँ। तो हो सकता है कि छोटी अवधि में थोड़ा सा असर आए, लेकिन लंबी अवधि में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और उसके चलते आप देखिए शेयर जो हैं लोअर लेवल से रिकवर भी करते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले पंजाब से एक दर्शक का सवाल लेंगे। संदीप हमारे साथ हैं। संदीप जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर जी नमस्कार सर। जी पूछिए अपना सवाल। सर आई एम 55 ईयर ओल्ड, यू आर अ गुड एंकर सर। अरे सर बहुत शुक्रिया, सवाल पूछिए अपना। सर एक तो मेरा है सर अर्शिया लिमिटेड 11.70 रुपए में सर 4000 शेयर है, और एक है निप्पॉन लाइफ 280 पर सर 250 शेयर। अर्शिया इंटरनेशनल के शेयर आपके पास है? अर्शिया लिमिटेड सर। अर्शिया लिमिटेड सर, आपने ये शेयर कब खरीदे और इसकी वजह बताएंगे? आपने क्यों खरीदे, किसी की सलाह पे खरीदे, खुद से रिसर्च करके खरीदे? आपने के महेश्वर सर आए थे, उन्होंने एक एडवाइस दिया था, लो लो, हमने ले लिया सर, फंस गए तो 40,000 का नुकसान करा दिया उन्होंने सर। किसकी सलाह पे लिया आपने सर? ये महेश्वरी साहब आते हैं आपके सर, कोई स्पेशलिस्ट। अच्छा ठीक है, उनके सर लिया था, बड़ा लॉस हुआ सर,
मेरे पास तो पहले 20,000 से मैं होल्ड कर करके 4,000 लेके आया हूँ सर। ठीक है, 4,000 शेयर फिलहाल अभी पड़े हैं 11.70 रुपये की एवरेज प्राइस की। अर्शिया लिमिटेड के ये शेयर हैं और बमुश्किल अभी हम चर्चा कर रहे थे कि 200 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली जो कंपनियां हैं वहां पर बहुत सीधा से कैलकुलेशन होता है बाजार में कई बार कि आप कंपनी का ना साइज देखिए, अगर साइज ही 200 करोड़ का है तो कितना ग्रोथ करेंगे, उसको लेकर थोड़े से सवाल मन में खड़े होने चाहिए। हालांकि बाकी मेट्रिक्स पर अगर हम देखेंगे तो 4.70 रुपये का इसका लो है, 25.80 रुपये का इसका हाई है 1 ईयर का, और वहां से गिरते गिरते अब ये बमुश्किल 6 रुपये के आसपास का शेयर रह गया है। विवेक, पहले तो आप अर्शिया के बारे में राय दीजिए, इसके बाद दूसरा शेयर भी है उसके बारे में भी राय लेंगे। देखिए, सेक्टर लॉजिस्टिक्स बता रहा है, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है कंपनी में। बहुत माइक्रो कैप भी नहीं, एक पेनी कैप स्टॉक है ये। अभी जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना ही बेटर है। तो इससे तो आप पहली चीज तो आपने देखिए, खाली एक क्या बोलते हैं, एनालिस्ट को ब्लेम करना सही नहीं सलाह होगी, मतलब सही बात नहीं होगी। इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भी यहाँ पे सलाह देता हूँ, इसके लिए कि एक तो आप स्टॉप लॉस कभी भी मेंटेन करो, कोई भी एडवाइस दे। ये नहीं है कि फॉर एवर वो तो एडवाइस दे के चले गए जो भी है, उसके बाद में वापस आ नहीं सकते। हो सकता है बोला हो आपने सुना नहीं हो, कई चीजें हैं। तो एक तो स्टॉप लॉस मेंटेन करो कभी भी, और दूसरी चीज खुद की भी थोड़ा बहुत खुद का रिसर्च भी इसमें डेफिनेटली आप कीजिए। और ऐसे गिरते हुए शेयर्स को कभी भी एवरेज मत करो, ये सबसे बड़ा एक गलती होती है जो हर इन्वेस्टर करता है कि जैसे जैसे गिरता है एवरेज करते रहते हैं, और इसके कारण आपका लॉस बढ़ जाता है। तो मेरी तो यही सलाह रहेगी कि निकल जाओ बाहर। ठीक है, अर्शिया से निकलने की सलाह है। लेकिन विवेक जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए जब पैसे जाते हैं ना, जब नुकसान होता है, दुख होता है, और वो दुख बहुत ही वाजिब है। और वो दर्शक जो बहुत भरोसे के साथ हमसे सलाह लेने आते हैं, ज़रूर उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी शायद थोड़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हम पे वो भरोसा कर रहे हैं। तो कोशिश तो हमारी यही होती है कि किसी को नुकसान ना हो, और ख़ास तौर से हम ऐसे शेयरों को लेकर आगाह भी करते हैं जो पेनी स्टॉक्स हो चुके होते हैं, यानी कि जिनकी वैल्यू होती है 10 रुपये से नीचे चली गई होती है। तो हमें आपसे सहानुभूति है सर कि आपको नुकसान हुआ, लेकिन अभी इससे कोई उम्मीद आप ना पाली संदीप जी। इस शेयर से आप निकल जाइए, जो भी आपकी रकम बनती है उसको आप निकाल लीजिए, क्योंकि नुकसान तो आपका हैवी है, लेकिन ठीक है, यहाँ से कुछ इसमें बचता नहीं है। दूसरा शेयर आपने कौन सा बताया था संदीप जी? दूसरा शेयर कौन सा आपका? निपॉन लाइफ सर, निपॉन लाइफ 279 पे है भाई सर, 250 शेयर है। ठीक है, निपॉन लाइफ AMC। आज हम देख रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड कारोबार वाली जो कंपनियां हैं वहां पर ये फोकस में भी है, और हालांकि आज हल्की सी कमजोरी है, लेकिन निपॉन AMC, विवेक, इस पर भी आप ही राय दीजिए। ये कंपनी तो सॉलिड है, इसमें आप किस तरह से ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स देख रहे हैं? निपॉन लाइफ एक समय पे 400 भी ट्रेड किया करता था, लेकिन वहां पे भी अगर किसी ने होल्ड करके रखा हुआ है ना, तो आपको डरने की बात नहीं है। मतलब ये अर्शिया लाइफ टाइप कंपनी नहीं है। इसका ये पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड के नाम पे थी। अब जब ADAG ग्रुप में इश्यूज हुए तो ये कंपनी को टेक ओवर कर लिया था निपॉन एसेट मैनेजमेंट में, जो जापान की कंपनी है। तो बहुत अच्छी कंपनी है। टेक ओवर करने के बाद काफी सिस्टम्स वगैरह कंपनी के अंदर चेंज, जैसे मैंने कहा हम लोग भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, तो इसके लिए मुझे मालूम है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं कंपनी में। बहुत अच्छे, मतलब लॉन्गर टर्म में आपको ये डेफिनेटली कमा के देगा। इस कंपनी को आपको अगर एवरेज करना हो तो डेफिनेटली एवरेज भी कर सकते हो, लॉन्गर टर्म के लिए बाई भी कर सकते हो। ये जैसे मैंने कहा TR वगैरह, ये चेंजेस मैं 20 साल में हमने बहुत मार खाई है। कई बार हमने ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस झेले हैं, लेकिन फिर भी उभर के ऊपर आए। तो ये एक सनराइज सेक्टर है। फाइनेंशियल इंक्लूजन होते होते ये कंपनीज आगे चल के बढ़ने ही वाली है। तो इसको आप बिंदास एवरेज करो, कुछ नहीं होने वाला है। जापान का प्रमोटर है और 5 years फॉलो करते हैं वो। ठीक है, टेंशन नहीं है, निपॉन लाइफ को आप होल्ड करके रखिए, प्रमोटर है स्ट्रांग, और अब आपको ऊपर से देखेंगे तो सस्ते भाव। सिन्हा जमशेदपुर से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। सिन्हा जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको सर? सिन्हा जी, आपको आवाज आ रही है सर? हेलो जी सर, सवाल पूछिए अपना। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं जमशेदपुर से बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, पूछिए। जमशेदपुर से
ठीक है सर। से बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरे सवाल पास पूछिए सर, जमशेदपुर से हैं क्या? कोई स्टील शेयर आपके पास है? कोई मेटल कंपनी है क्या? मेरे पास में है आपका क्या बोलते हैं आपका मिश्र धातु निगम। मिश्र धातु निगम। मिश्र धातु निगम का 200 शेयर है 100 रुपए में, 100 रुपीज का। 100 रुपए के भाव पर मिश्र धातु के शेयर हैं, 200 की संख्या में 120 रुपए का भाव हालांकि मेंशन किया है आपने। दूसरा शेयर है स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन, 200 शेयर। स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन। स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन, इसको भी जरा चेक करेंगे। गिफ्ट स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट में। ठीक है, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। इसका थोड़ा कोई बता सकता है सोल्यूशन? हाउ कैन सेल इट इन द मार्केट? ठीक है, ये भी जानते हैं जरा। सुमित, जरा आपसे पहले जानना चाहेंगे, मिश्र धातु हम देख रहे हैं कि जो डिफेंस से रिलेटेड जो भी शेयर हैं वहां पर सरकार का फोकस भी है, वहां पर कंपनियां निवेश भी कर रही हैं और ठीक ठाक रिटर्न दे चुके हैं निवेशकों को और अभी भी आगे पोटेंशियल बताया जा रहा है। मिश्र धातु इनके भाव से तो डबल हो गया है शेयर, ये यहां से आपकी राय क्या है? क्या निवेशित रहे इसमें? ये पहली चीज मुझे अभी भी ध्यान है, विवेक जी ने भी एक बहुत अच्छी सलाह दी थी कि जब आपका स्टॉक डबल हो जाता है तो ट्राई कीजिए उसमें थोड़ा सा बुकिंग करने का। देखिए ओवरऑल हमारा पर्पस क्या है? टू अर्न। तो बिल्कुल आप प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। मेरी सलाह रहेगी यहाँ पे आपका एक जो निवेशित अमाउंट है उसको आप बाहर निकालिए, बाकी फ्री का है। अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है, कंपनी का सेक्टर वाइज अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है तो बिल्कुल आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। बाकी अगर व्यू चाहिए 3 से 6 महीने के लिए तो बिल्कुल ये एक राउंड बॉटम का कैंडिडेट है। पिछले 2 सेशन से काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था। 2 सेशन से सिर्फ एक कंसोलिडेशन चल रहा है जो एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग है। बाकी आप यहाँ पे बने रह सकते हैं। अगर मैं राउंड बॉटम का टारगेट बोलूं तो करीबन रहेगा 260 का लेवल जैसे ही सस्टेन होगा, वीकली हाई अपना क्रॉस कर रहा है तो ये अपसाइड में 320 और 340 यहाँ तक भी जा सकता है। सो एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप 200 का स्टॉप लॉस रखिए और बिल्कुल खड़े रहिए। ठीक है, मिश्र धातु को लेकर सुमित का ये व्यू। लेकिन बाजार में नतीजों का एक्शन भरपूर है। कॉनकोर यानी कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने Q4 के नतीजे अपने जारी कर दिए हैं और कंपनी के मुनाफे में सालाना आधार पर करीब 8% की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कम रहने से मार्जिन में सुधार दिखा है और वॉल्यूम में भी हम देखने की हालांकि गिरावट आई है। वहां पर नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के चेयरमैन MD वी कल्याण राम। मिस्टर राम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। हम देख रहे हैं सर कि ये लगातार दूसरा क्वार्टर है जहां पर हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम में थोड़ी हमने असर देखी, कमजोरी देखी है एक्जिम बिजनेस के कारण। आगे आपको किस तरह से कारोबार की उम्मीद है और यहां से आपको लगता है कि नतीजे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो कंपनी की है वो सुधरेगी यहां से? मिस्टर राम, आपको आवाज आ रही है? आ रहा है सर, आपसे ये जानना चाहते हैं सर कि लगातार हम दूसरी बार देख रहे हैं कि थोड़ा सा ना मार्जिन पर प्रेशर है। आपके आने वाली तिमाही में आपको क्या उम्मीद है कि यहां से स्थितियां बेहतर हो जाएंगी? देखिए ऐसी नाउ एक्चुअली डोमेस्टिक इज ग्रोइंग फास्टर देन एक्जिम। एक्जिम में थोड़ा हेडविंड्स है। एक्जिम में बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिनेरियो एंड the other things combined, we are having some headwinds in EXIM volume. So the EXIM volumes में growth नहीं है, domestic volumes में growth है। domestic revenue जैसा बढ़ता है, domestic में margins कम है compared to EXIM. So थोड़ा सा EXIM that margin pressure is there, but we are working on EXIM business and the good things happened in EXIM कि उसमें हम लोग का एक टर्मिनल है दादरी, वो जुड़ गया डायरेक्ट onto the DFC। तो हम लोग अभी डबल स्टैक ट्रेन जो ऑपरेट करते हैं थ्रू हब कटवास से, वहाँ आजकल दादरी से सीधा हम लोग मुंद्रा और पिपावा के लिए ऑपरेट कर रहे हैं। जब इसमें और ये भी फायदा हो गया था, इवन रीफर कंटेनर जिसमें अच्छा मार्जिन रहता है वो भी डबल स्टैक में जाना शुरू हो गया। तो ऐसा कुछ अच्छा सा मतलब टेल विंड्स है इसमें जो जिसमें से हम लोग को फायदा बहुत अच्छा मिलेगा। काफ़ी कुछ रोड ट्रैफिक कन्वर्ट होगा रेल ट्रैफिक में बिकॉज देयर इज एन एश्योर्ड ट्रांसिट टाइम विद द DFC रनिंग एंड आल्सो द टाइम हैज़ कम डाउन, काफ़ी कम हो गया था। इसका वजह से एक्सिम में वी आर एक्सपेक्टिंग टू सी गुड वॉल्यूम्स टू कम टू रेल
Even though export-import scenario में I can't right now comment कि whether how it will be. Even exporters, importers, they are also waiting and seeing कि the things to improve in the Western countries and the world over. We are also waiting because we are in the service industry. but उसको छोड़ के जो existing volumes में जो road share होता है उसमें से हम लोग को rail share मिलने को उम्मीद है. So with this, to start with the year, we are working on trying to maintain the margins. But ये तो वो having said that, ये भी मैं कहना चाहता हूँ there will be definitely pressure on the margins. It's a tough task. We are working on that. My team is working on maintaining the margins. ठीक है मिस्टर राम, एक और सवाल, चूंकि आप कह रहे हैं कि जो मार्जिन है इसको आप मेंटेन कर पाएंगे, हालांकि आपने ये भी मेंशन किया कि जो आपका डोमेस्टिक बिजनेस है वहां पर वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, कोई मार्जिन का आप गाइडेंस शेयर करना चाहेंगे हमसे? और दूसरी चीज कि डाइवेस्टमेंट के बाद भी क्या आपको कोई मोनेटाइजेशन को लेकर कोई प्लान है? डाइवेस्टमेंट का तो अभी तो फैसला नहीं हुआ ना, डाइवेस्टमेंट का अनाउंसमेंट हुआ तो दैट इज वन इश्यू. ये जो डाइवेस्टमेंट अनाउंस होके अभी ऑलमोस्ट 4 years हो रहा है, तो ये थोड़ा सा अनसर्टेनिटी इज ऑल्सो अफेक्टिंग अस. देयर आर सर्टेन कस्टमर्स टेकिंग पोजीशंस. तो डाइवेस्टमेंट का बाद क्या मोनेटाइजेशन है, तो अभी तो इसमें से चर्चा करने में कोई फायदा नहीं है. आखिरी सवाल, गति शक्ति जो स्कीम है उसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, ये बताइए कि आपको कितना बेनिफिट कर रही है ये जो स्कीम है, और आगे किस तरह से कंपनी को नतीजों को सुधारने में, बैलेंस शीट को सुधारने में मदद करेगी ये? देखिए, गति शक्ति में शायद ये जो सवाल आप लोग पूछ रहा है, तो गति शक्ति इज एन एनेबलर. गति शक्ति स्कीम इज एनेबलिंग द लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज टू कम विथ एज अ कंप्लीट पैकेज. तो जो नया फैसिलिटीज जो डेवलप कर रहा है उसमें वी आर ट्राइंग टू डेवलप देम अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ द गति शक्ति स्कीम. जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है उसमें वी आर ऑलरेडी रनिंग आवर बिजनेस देयर इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस प्रैक्टिसेस. वहां पर गति शक्ति को इम्प्लीमेंट करना इज समथिंग विच इज नॉट वेरी गुड प्रपोजिशन. गति शक्ति का हेल्प वहां पर लेने का हमको अभी कुछ बचा नहीं है. और यदि उसको गति शक्ति स्कीम में कन्वर्ट करके लैंड लाइसेंस फीस के बारे में बात करना है, उसमें काफी कुछ एनालिसिस करना है, एंड वी आर डूइंग दैट एनालिसिस. सो द न्यू टर्मिनल्स व्हिच विल कम अप देयर वी विल वर्क ऑन वेदर वी कैन कम विद अ गति शक्ति पॉलिसी, पर्टिकुलरली ऑन द टर्मिनल्स. हम लोग जो रेलवे लैंड में डेवलप करना चाहता है, हम लोग एक टर्मिनल लिया हुआ है गति शक्ति में, एक कोटा का पास राजस्थान में मंडलगढ़ जगह है, वहां पर गति शक्ति में हम लोग बिड करके एक टर्मिनल डेवलप कर रहा है रेलवे लैंड पार्सल में. और प्राइवेट पार्सल्स में भी गति शक्ति स्कीम को यूज करके हम लोग पूरा जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है उसको हम लोग एक गति शक्ति स्कीम का सहारा लेंगे. बाकी जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स में गति शक्ति स्कीम अप्लाई होकर क्या बेनिफिट मिलेगा, आई डोंट थिंक दैट इज राइट एनालिसिस टू बी डन, एंड इवन दैट इज नॉट what should I say? There is no benefit of adopting Gati Shakti into the existing terminals. इनेबलर है, उससे चीज़ें फास्ट पेस हो जाएंगी, थोड़ी सी आसान हो जाएंगी. डायरेक्ट लिंकेजेस शायद ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. मिस्टर राम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और नतीजों के बारे में और आगे के आउटलुक पर भी चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका. चलिए, शो को यहाँ पर अब समाप्त करेंगे. विवेक और सुमित, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमारे तमाम दर्शकों के सवालों की जवाब देने के लिए. इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे. नमस्कार.